लास्ट टाइम हमने एंड किया था यहाँ पे हम टेबल्स का डिस्कस कर रहे थे कि रॉ डाटा जो होता है उसको ख़ास फॉर्म में हम अरेंज कर दें, टेबल की फॉर्म में अरेंज करें तो उसे हम कहते हैं वो ग्रुप डाटा है। यानी ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है और इस ग्रुप डाटा में हमारे पास मेन इसकी पहचान हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। आपके पास जब भी इस तरह से टेबल टेबल बाद दफ़ा ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है कि आपको ये कहा जाए जैसे एज जो है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी जाए। होप ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको कंटिन्यूस फ्लो में नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा ठहर के आता है, कोई डिले नहीं है इसमें। और बाद दफ़ा ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है कि टेबल इस तरह से हॉरिजेंटल फॉर्म में हो। ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर दिया हुआ हो तो तब उसमें भी आप पहचान आप ये करेंगे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी का वर्ड वहाँ पे होगा। बाज़ दफ़ा फ्रीक्वेंसी की बजाय अकरेंस भी हो सकता है, कोई और वर्ड भी, मगर उसमें आपको रिपीटिशन वाली बात जो है, रिपीट जो हो रहा होगा, इन वो जो नंबर्स हैं जो तादाद उनकी जो रिपीट हो रही है उसका जिक्र वहाँ पर होगा। और यहाँ पे कोई भी जो है, जो ये फर्स्ट जो आपके पास कॉलम है यहाँ पे आपके पास वर्ड क्लासेस भी हो सकता है या फिर हम इन्हें क्लास इंटरवल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें मज़ीद भी पैरामीटर्स होते हैं, मज़ीद कॉलम्स होते हैं, वो हम साथ साथ जब इसे स्टडी करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबल है। तो मेन इसमें ये देखने का ये है कि हमारे पास अगर इस तरह से फॉर्म अरेंज टेबल की फॉर्म में अरेंज हो तो उसे हम कहेंगे वो ग्रुप डाटा है। और अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ हो, जैसे ऐसे लिखा हो 5 6 9 2 और इस तरह से आपको गिवन हो तो उसे आप कहेंगे वो आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है, डाटा है। या इसे बाज़ दफ़ा हम रॉ डाटा भी कहते हैं। और प्राइमरी डाटा भी कहलाता है, और जब इस पे हम कोई भी ऑपरेशन लगा दें फिर वो सेकेंडरी डाटा कहला बन जाता है। तो ये हमारा पहला जो है टेबल्स की फॉर्म में हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स टेबल्स हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे पहले सिंपल टेबल था उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास सिंपल टेबल में आप देखेंगे सिंपल टेबल में सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एजेस थी और फ्रिक्वेंसीज थी और कोई भी परसेंटेज होती है, यानी वो जो फ्रिक्वेंसीज है 12, वो टोटल आउट ऑफ उसमें कितने परसेंट उसका हिस्सा है, यानी 20 और 30 से लेस। यहाँ पे जो हमारे पास लिखे हुए हैं ये इंटरवल्स लिखे हुए हैं। इंटरवल्स का मतलब क्या है कि ये 20 और फिर 30 से लेस, 30 उसमें शामिल नहीं है, फिर 30 उससे ऑनवर्ड और फिर लेस दैन, यहाँ पे क्या होगा, लेस दैन 40 होगा, 40 उसमें शामिल नहीं है। फिर 40 से ऑनवर्ड हम कह सकते हैं 50 है, सॉरी लेस दैन 50 है, 50 उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इनको हम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि हम इनको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कुछ लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जो आप मोस्ट फॉर्म्स जो आपको नज़र आएंगी वो हमारे पास इस तरह से होंगी, जैसे हम कहते हैं 2 से 9 है, फिर 10 से 17 है, ठीक है, फिर 18 से 25 है। तो इस तरह से ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में होगा। इसमें हम इन्हें कहते हैं, ये हमारे पास लोअर लोअर क्लास बाउंड्री, या क्लास बाउंड्री नहीं, सॉरी क्लास इंटरवल है। और क्लास इंटरवल है, इंटरवल की लोअर क्लास इंटरवल की अपर क्लास इंटरवल की अपर क्लास, जी सॉरी इंटरवल नहीं, लिमिट इसे कह सकते हैं। ठीक है,
ये लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है, जो भी क्लास इंटरवल था उसकी अपर लिमिट है। बाज़ दफ़ा ये लिमिट्स बिल्कुल साथ साथ होती हैं। साथ साथ होने से मुराद ये है कि अगर जो लास्ट जहाँ पे लास्ट एंड हो रही है दूसरी वहीं से स्टार्ट होगी, यानी वो भी 9 से स्टार्ट होगी, वो इस तरह से हो सकती है कि 2 से एक 9 है और फिर 9 से ऑनवर्ड दूसरी चल रही है। फिर इसी तरह से अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़त्म होती है इस पे 17 पे, तो नेक्स्ट भी 17 से स्टार्ट हो रही है, तो वो 25 पे जा रही है। तो ये जो है इन जहाँ से जहाँ पे पहली वाली जो क्लास इंटरवल है वो ख़त्म होगा, नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ये भी है, मगर ये क्या है, ये साथ साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको फिर हम नया नाम देते हैं, ये क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। तो इसी तरह का फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि मज़ीद कम्प्लेक्स टेबल्स जो हैं वो भी हमारे पास हो सकते हैं। वो किस किस्म के हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्मोकिंग की, और फिर स्मोकर्स हैं, नॉन स्मोकर्स हैं, इन दोनों। और यहाँ पे हमारे पास लंग कैंसर, उनके फिर हमारे पास केसेस और कंट्रोल। केसेस हमारे पास कितने भी हैं, ठीक है, और कंट्रोल हमारे पास अक्सर रिसर्च में इस तरह से हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल ग्रुप्स कहते हैं। उन ग्रुप्स में ये होता है कि उनके रिजल्ट्स अक्सर हमें पहले से मालूम होते हैं, उनको हम एज अ कंपैरिजन यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम उन कंट्रोल ग्रुप के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं। जिनके हमें रिजल्ट्स पहले से मौजूद होते हैं, जिन केसेस के रिजल्ट्स हमें लेट्स से कि पहले से मौजूद होते हैं, हमारे पास हमें मालूम होते हैं, उनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं जिस ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उनके साथ। तो जिनका मालूम होता है उन्हें फिर हम कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है उसकी, मज़ीद डाटा इसमें मौजूद है। फिर कुछ ग्राफ्स है, रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ नाम से भी आप आसानी से जज कर सकते हैं, एक लाइन होगी किसी भी तरह की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट और पाई चार्ट, यानी हम स्टैटिस्टिकल मैप्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जिस तरह से नॉर्मल हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है, ये सॉरी नॉर्मल हमारे पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लेन है ग्राफ के लिए। इसमें हम पॉइंट उसी तरह से करते हैं जैसे हमने -3 1 को पॉइंट करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। तो हम ये पहले वैल्यू जो हमारे पास होगी ये हम x को रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो y को रिप्रेजेंट करेगी। तो x पे आप उतना मूव करेंगे जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है -3, फिर y पे उतना मूव करेंगे जैसे 1 है तो 1 पे, और फिर वहाँ पे एक डॉट है। फिर इस तरह से करते करते जो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं उनको हम मिला देते हैं, तो हमारे पास एक लाइन ग्राफ बन जाता है। इस तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं ग्राफ्स किस किस्म के होंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस किस्म का होता है हमारे पास, ये लाइन ग्राफ है, उसकी एग्जांपल है। ये पॉइंट्स जो थे वो प्लॉट किए हुए थे, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको फिर आपस में मिला दिया है। तो एक हमारे पास लाइन ग्राफ है। ये हम इसे ये देख सकते हैं कि हमारा जो भी डाटा था 1960 में, 70 में, 80 में, 90 में, 2000 में, तो उसका फ़्लो क्या है। ये अक्सर आप क्रिकेट मैचेस में भी ये फ़्लो देखते हैं, इस तरह का फ़्लो होता है उसमें कि बैटिंग का फ़्लो है या बॉलिंग का फ़्लो है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है या वीक हो रही है। तो ये एक ओवरव्यू फ़्लो हमें मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास वैल्यू सिर्फ इस पॉइंट की थी,
इस पॉइंट की थी, या इस पॉइंट की थी, या इस पॉइंट की थी, और इस पॉइंट की थी। तो हमारे पास तकरीबन 5 पॉइंट्स जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद थी। इन बिटवीन हमें इस एरिया में नहीं मालूम था कि क्या बिहेवियर है, इस एरिया में हमें नहीं मालूम था क्या बिहेवियर है, इसी तरह से इस एरिया में हमें मालूम नहीं था, और इस एरिया में भी यही था। तो अगर कोई ये देखना चाहे कि इन बिटवीन 1960 एंड 70 क्या बिहेवियर था, तो वो यहाँ पे किसी भी जगह पे एक पॉइंट लेकर उसको ऐसे ड्रॉ करके तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि जब बिटवीन 1960 एंड 70 यहाँ पे क्या बिहेवियर था, और फिर हम यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, देख सकते हैं क्या वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो इसका ये है कि पूरा डाटा हमारे पास एक फ्लो में आ जाता है, उसकी इन बिटवीन हम कोई भी वैल्यू चेक करना चाहें तो हम उस रिप्रेजेंटेशन से वहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसको क्लियर कर देते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास एक तो ये आप शेप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो मौजूद है कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए हम कंप्लीट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। उनके लिए हमें सबसे पहले कुछ इस तरह के प्लाट्स बनाने पड़ेंगे, ये जो हिस्टोग्राम है, उसके लिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हम इससे हिस्टोग्राम पहले ड्रा कर लें, ये हिस्टोग्राम ड्रा ना भी करें, उसके बाद आप ना भी ड्रा करें, इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप उसके बगैर भी ड्रा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हिस्टोग्राम जैसे मैंने वो क्लास बाउंड्रीज का जिक्र किया था, तो ये पहली जो है 25 से 30, 30 से फिर 40 से सारी बाउंड्रीज जो है वो चल रही हैं, साथ साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, साथ साथ जुड़ी हुई हैं ये बाउंड्रीज। तो इन बाउंड्रीज पे अगर आपने हिस्टोग्राम बनाना हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी हो, तो सबके जो मिड पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सबके उनके अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है तो उनके मिड पॉइंट्स फाइंड करके, जैसे ये है, ये है, ये है, इनको सिर्फ आपस में आपने मिलाना होता है। जैसे ये है, और मिलाना भी ऐसे है कि शार्प एजेस जो हैं उस तरह से मिले। कोशिश करें कि एजेस शार्प हो, जैसे यहाँ पे शार्प एजेस हों, और ये लास्ट में। तो ये हमें यहाँ पे जो ये मिल गई है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन इसे इस वजह से कहते हैं कि इसके ये जो एजेस हैं, ये एजेस एजेस होंगे, तो जिसके मैनी एजेस हों उसे हम कहते हैं पॉली, मीन्स मैनी, गॉन मीन्स पॉली, मैनी एजेस होते हैं इसके। जैसे हमारे पास होता है पेंटागॉन। अगर पेंटागॉन होगा तो इसके मतलब ये होगा कि इसके 5 एजेस हैं। हेप्टागॉन होगा 7 एजेस हैं। तो अगर जिसके बहुत सारे हों तो हम उसको काउंटिंग लिखने के बजाय हम लिखते हैं पॉलीगॉन है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की ख़ास इसका नाम, यानी इसे हम हेप्टा, पेंटा, ऑक्टा या नैनो या डेका, कोई भी गॉन इसका जो है वो बन सकता है। तो हम इसको एक जनरल नाम दे देते हैं पॉलीगॉन, कि मैनी एजेस जिसके बनेंगे, तो इसके शार्प एजेस जो हैं वो बनाने होते हैं, इसको कर्व इसमें नहीं रखना होता है। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, जो कि हमने देखा है हिस्टोग्राम से वो जनरेट की हमने, और ये आसानी से यहाँ से हिस्टोग्राम से जनरेट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप हिस्टोग्राम आपके पास ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, हर जो आपके पास इंटरवल है, ये क्लास बाउंड्रीज है, उनका आप एक मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। हर एक का एक मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मिड पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जांपल हो ऐसे 25 और एक फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 है, इनका अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 करेंगे, इसे मिड रेंज भी कहते हैं। इसे हम मिड रेंज भी कहते हैं। मिड रेंज का मतलब ये है कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2। हमारे पास किसी भी इंटरवल में स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 25 है, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 30 है। यहाँ पे एक ये है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो इसे आप मिड रेंज भी कहते हैं, या फिर इसे आप मिड पॉइंट भी कहते हैं बाज़ जगह पे ये वर्ड, या फिर आप इसे बाज़ जगह पे हमें क्लास मार्क्स भी कहते हैं।
तो वो अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो वो सिंपल, आप वो प्लॉट करते जाएं और आपस में इनको मिलाएं। बस इनको ध्यान ये रखना है कि इनमें एजेस शार्प बनने चाहिए, ठीक है। ये पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगी। बगैर हिस्टोग्राम भी वैसे बन सकती है जैसे पीछे हमने देखा बनी हुई थी इसमें। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ी कंपेरिजन ये बनी हुई है जैसे, ठीक है। मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, ये बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद हमने हिस्टोग्राम देख लिया। उसके बाद ये है बार चार्ट। ये भी एक टाइप ऑफ, आपके पास एक हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की टाइप है। हिस्टोग्राम की टाइप, इसमें बार्स मौजूद हैं, उसमें भी बार्स होती हैं हिस्टोग्राम में। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो एक कंटिन्यूस डाटा फ्लो को ज़ाहिर कर रहा होता है, और ये जो है एक क्वेश्चन है शायद। अच्छा, ये है, ठीक है जी। ये बार बार चार्ट जो है, जो हम इसको देख रहे हैं कि बार चार्ट हमारे पास क्या है। पहले हिस्टोग्राम जिसे हमने कहा था, तो हिस्टोग्राम हमारे पास एक कंटिन्यूस फ्लो था। तो हमारे पास इसकी अगर आप शेप देखें इसकी हिस्टोग्राम की यहाँ पे, तो हिस्टोग्राम जो है उसकी जो ये समर शायद है, उन्होंने जो डेफिनेशन पूछी है हिस्टोग्राम की, क्या डेफिनेशन है। तो हिस्टोग्राम जो है एक इसमें तो एक इसकी शेप के हवाले से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह से फ़्लो कर, किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सम डाटा, जो भी डाटा हमारे पास है, ठीक है, या डाटा है, आउटकम्स है, कुछ भी है, इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग। इसे हम कॉलम्स में भी कर सकते हैं, सॉरी कॉलम्स में भी कर सकते हैं, कॉलम्स हैं। और ये कॉलम्स जो है ये अलोंग, समटाइम्स अलोंग एक्स एक्सिस, और ये समटाइम्स अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, यानी ये ऐसे इस शेप में भी हो सकते हैं। अलोंग, ये तो आप देख रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस है, या अलोंग एक्सिस भी हो सकते हैं ऐसे कि ये ऐसे बनी हुई हों शेप। ठीक है जी। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। इसको हम जो डिफाइन इस तरह से करेंगे। बाकी इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो समथिंग डिफरेंट है इससे, कि जो इसको जब मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी जो है वो तो इस सेंस में है कि हम ये एक फंक्शन, जो फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन है, उसको ये डिफ़ाइन करते हैं। उसके काउंट्स जो है, नंबर्स जो है, वो विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है उसको फ्लो कर रहे होते हैं। तो वैसे अब ग्राफ हम इसे अगर देखें तो हमारे पास जो सिर्फ स्टैट्स में हम डेफिनेशन इसकी है वो हमारे पास ये है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ बार्स। बार्स में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे इन सिंपल हम बार चार्ट या हिस्टोग्राम कहते हैं। ओके, इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो कंटिन्यूस साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग से नहीं है, कंटिन्यूस डाटा है। और इसके अलावा हमारे पास अगर डाटा इस किस्म का हो, कंटिन्यूस ना हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि डाटा हमारे पास कंटिन्यूस ना हो तो क्या होगा। कंटिन्यूस होगा तो वो कुछ इस किस्म का होगा, जैसे मैंने एक टेबल पीछे आपको दिखाया था, उसमें हमने लिखा था 2 से 9 तक है, और फिर फॉर एग्जांपल 10 से 17 तक है। ये इस एक
हमारे पास एक कंटिन्यूस डाटा के फॉर्म में यहाँ पे ये चीज़ें इंटरवल मौजूद है। बास कंडीशन में ऐसे हो सकता है, जैसे वो कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे हम ये कॉइन टॉस की बात करें, तो कॉइन टॉस अगर किए जाएँ तो उसमें ये देखना हो कि नंबर ऑफ़ हेड्स कितने आए हैं या नंबर ऑफ़ टेल्स कितने आए हैं। तो अगर 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया था तो उसमें ये देखना जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स कितने आए हैं। तो क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो 0 हेड आएगा, या 1 हेड आएगा, या 2 आएगा। इसी तरह से हम चलते जाएँ तो ये 5 तक ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एक साइड पे हमारे पास ऐसे होगा और एक साइड पे हमारे पास डाटा इस किस्म का होगा जिसमें हम हेड्स वगैरह ये लिखे होंगे, हेड होगा या नो हेड। नो हेड होगा तो 0 हेड्स। तो ये जो डाटा हमारे पास इस फॉर्म में होगा जिसमें कोई भी आपको ऐसे रेंज नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे आप रेंज नज़र आ रही है 2 से लेके 9 तक। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होगा। उस किस्म का डाटा हो या फिर कैटेगोरिकल डाटा हो, तो उसमें भी हम फिर जो है जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडोड है। और ये मैरिटल स्टेटस जो है ये कैटेगरीज हैं। कैटेगोरिकल डाटा जो है उसको हम बार चार्ट, सिंपल हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास एक बार चार्ट है। तो बार चार्ट उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिस्टोग्राम ये भी चार्ट टाइप जो है वही है। तो वो क्या है, हमारे पास हम जनरेट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये कंटिन्यूस है और ये कैटेगोरिकल या फिर डिस्क्रीट डाटा जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैटेगोरिकल डाटा में रिप्रेजेंटेशन के लिए हम पाई चार्ट भी यूज़ करते हैं। तो वो पाई चार्ट किस किस्म का होता है वो भी हम देखते हैं अभी आगे। तो पाई चार्ट जो है हमारे पास ये भी एक टाइप है उसकी, ये मल्टीपल इसे कहते हैं कि मल्टीपल बार चार्ट है ये मल्टीपल बार चार्ट है। ये मल्टीपल बार चार्ट से मुराद है कि अभी सिंगल है, इसमें दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज हैं मेल फीमेल, वो दो कैटेगरीज इसमें डाल दी गई हैं। और पिछली में हमारे पास पिछले हमने देखा था एग्जांपल, उसमें सिंपल हमारे पास ये देखा था इन जनरल हमने दोनों, इसमें दोनों शामिल थे, मेल फीमेल दोनों शामिल थे, सिंगल मैरिड डाइवोर्स और ये। और जब उन्हें मज़ीद सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया तो हमारे पास फिर इस तरह से दो सिंगल मैरिड डाइवोर्स में दो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। और इसके साथ फिर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये की बनी हुई, इसे कहते हैं ये की है, तो की है। तो ये की हमें क्या बता रही है कि रेड जो है वो मेल के लिए और वाइट जो है फीमेल के लिए है। तो इसे हम मल्टीपल बार चार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, उसे हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार चार्ट। वो सब डिवाइडेड बार चार्ट जो होता है वो एक ही बार में आप डिफरेंट पोर्शंस बना लेते हैं, डिफरेंट पोर्शंस उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज के हिसाब से और डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म का शेड कर रहा हूँ, तो ये जो डिफरेंट शेड्स हैं ये फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको डिफरेंट डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी एक्स को डिफाइन करता है, ये कैटेगरी जो है फॉर एग्जांपल वाई को डिफाइन करता है, और ये कैटेगरी जेड कोई भी कैटेगरी है उसको ये डिफाइन करता है। ये सब डिवाइडेड बार चार्ट। तो एक हमारे पास सिंपल बार चार्ट था, ये मल्टीपल बार चार्ट है। जैसे मल्टीपल बार चार्ट की एग्जांपल ये भी हो सकती है कि हमारे पास एक प्लेयर है, डिफरेंट प्लेयर्स है, टीम है, या डिफरेंट बैट्समैन है डिफरेंट टीम्स के, और उनकी हम ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने ये लास्ट 3 इयर्स में कितने स्कोर बनाए ना। तो अगर हम देखना चाहते हैं लास्ट 3 इयर्स में कितने स्कोर बनाए, तो वो लास्ट 3 इयर्स में हमारे पास ऐसे सॉरी ऐसे दोबारा से, अगर हमारे पास ये हो और हम देखना चाहें कि लास्ट 3 इयर्स में प्लेयर 1 है, यहाँ पे प्लेयर 2 है, प्लेयर 1 है तो उसके लास्ट 3 इयर्स में हमने देखना चाहें तो उसमें हमारे पास लेट्स से कि एक बार बन जाएगी पहले साल की, ये दूसरे साल की, और ये लेट्स से तीसरे साल की। 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का उसका डाटा है। ये प्लेयर ए था कोई भी, ये प्लेयर बी है, तो इसका भी इसी तरह से 3 बार्स
बन जाएंगी, जो कि हमारे पास लेट्स से 3 ईयर्स के डाटा को, ये जो डाटा ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर कोई भी है, ये फर्स्ट ईयर इसी तरह से, ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फिर हम एक की बना देंगे साइड पे, की बना देंगे, उससे बता देंगे जो हमने फर्स्ट कलर जो कलर इसको दिया है उसका क्या मतलब है, जो कलर इसको दिया है उसका क्या मतलब है, और थर्ड का कलर जो है, जिस तरह से यहाँ पे की बनी हुई है आपके पास। तो ये मल्टीपल बार चार्ट्स हैं, उनकी एग्जांपल है। तो इसके ये एक एग्जांपल है पाई चार्ट की, ये भी कैटेगोरिकल डाटा जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो पाई चार्ट के लिए, पाई चार्ट ये 3D, इसकी 3D फिगर है पाई चार्ट की, 3 डायमेंशन में 3D फिगर है इसकी। तो हम जो ड्रा करेंगे, या आपका उसमें सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, डायरेक्ट उसमें आपके इन्वॉल्व नहीं है ये, तो वो इस तरह से 2D डायग्राम होगी, ठीक है। इस सेंटर में और इसमें हम डाटा के हिसाब से, ये जो हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐसे ड्रा कर दूँ और ऐसे, तो ये जो कहलाते हैं, ये हमारे पास ये सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स हैं, इनके जो एंगल्स होंगे वो हमारे सेक्टर एंगल्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को, जो हमारे डाटा के हिसाब से होंगे। जो एंगल्स इनके होंगे वो हमारे डाटा के हिसाब से होंगे कि डाटा कितना है, और वो टोटल टोटल इसका जो टोटल एंगल होते हैं हमारे पास, होल एंगल इसके हमारे पास 360 बनते हैं। तो उस हवाले से हम इसे 360 डिग्री होता है, उस हवाले से हम इसे देखते हैं कि ये एक हर एक के जो एंगल्स है, हमने खुद से ड्रा करना है, तो एंगल्स हमने खुद से बनाने होते हैं, सेक्टर एंगल्स, वो डाटा के हिसाब से होता है। डाटा जिससे बड़ा है, जिससे कम है, छोटा है, उस हिसाब से उनके एंगल्स ज़्यादा या कम होते हैं, और वो पोर्शन फिर हम बताते हैं उनको, फिर हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 18% इसको रिप्रेजेंट करता है, 3% इसको करता है, ये 79% बाकी सारा है, इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। कैटेगोरिकल डाटा जो होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने अभी तक जो एक समरी है उसकी, कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, के मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ नॉन सेंटर लोकेशंस, इसमें क्वार्टाइल हैं, परसेंटाइल्स हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो सेंटर टेंडेंसी से मुराद लोकेशन से, उसमें सेंटर टेंडेंसी से मुराद ये है कि हमने मीन, मीडियन, मॉड जो होते हैं, इन जनरल हम भी बात करेंगे कि जैसे ये हमारे पास है कि मीन या फिर मीडियंस या फिर मॉड्स, तो वो हम स्टडी करते हैं जनरल। और इसमें तो नीचे साथ हमने जिक्र कर दिया कि क्वार्टाइल्स होते हैं और परसेंटाइल्स होते हैं। क्वार्टाइल्स आउट ऑफ फोर और परसेंटाइल्स आउट ऑफ 100। ये भी हम देखेंगे किस तरह से है। वही रंग डिस्पर्शन, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताती है कि वो हम आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से मेजर की जाती, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है उसका, क्या शो करती है। ये एक जनरल ओवरव्यू था। ये सेंट्रल टेंडेंसी की बात है कि जैसे मैंने बताया कि मिड रेंज का जिक्र किया था। मिड पॉइंट जैसे होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को आप ऐड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो। मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, या फिर हम इसे कहते हैं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, उसे मॉड कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा में 2 हो और 3 हो, फिर 6 हो, 1 हो, फिर 9 हो, फिर 2 हो, फिर 6 हो, फिर 2 हो। अभी आप देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। 2 जो है वो 3 टाइम्स है,
2 जो है वो रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, और 6 है 6, तो 6 जो है वो रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। तो फिर मॉड हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी 2। ये हमारा मॉड, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो मॉड कहलाती है। और अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें जिसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसमें तो फिर मोस्ट ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर हमारी मॉड होती है। मीडियन जितना भी डाटा होता है उसकी तकरीबन मिड वैल्यू होती है। अगर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की बात करें हम, जैसे हमारे पास अगर तरतीब से लिखें 2, 3, 6, 9, 11, 12 या फिर 13, तो कितनी वैल्यूज हमारे पास, अगर हम मिड वैल्यू देखना चाहें इसके दरमियान मीडियन क्या है, तो इसमें काउंट करें यहाँ से, तो काउंट करें यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनता है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इसी तरह से थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। और अगर मैं इस तरफ से भी गिनता दूसरी तरफ से आऊँ तो फिर हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 4 ये रिपीट हुआ है। ये हमारी जो मीडियन होगा वो यहाँ पर हमारे पास ये 9 है। तो मीडियन मैथमेटिकली हम जब फाइंड करते हैं वो हम n+1/2 से फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, n+1/2th पोजीशन, दिस ओनली गिव्स पोजीशन कि वो कहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं उसको, मीडियन को। तो मीडियन हमारे पास n क्या होगा, तादाद इनकी 7 है, तो ये हो जाएगा 7+1/2, दैट विल बी 8, 8/2, और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि क्या है, 4th पोजीशन पे आपका मीडियन लोकेट होगा, 4th पोजीशन पे। 4th पोजीशन हमने देखा कि 4th पोजीशन पर है। तो ये आपके पास डाटा जो था, ये 7 तादाद 7 था। 7 कौन सा नंबर है, 7 इज़ एन ऑड नंबर, 7 इज़ एन ऑड नंबर है। तो फिर इस तरह से कुछ इसका फार्मूला होता है n+1/2। और अगर ऑड ना हो, इवन हो, 8 होते नंबर्स, n की तादाद अगर 8 होती या 12 होती या 14 होती, उसके लिए फिर डिफरेंट फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। आसान है वो भी, उसको भी आप जिस तरह से ये नंबरिंग करके मैंने पहले फाइंड किया था, नंबरिंग करके आप उसको भी, अगर तो डाटा कम है, छोटा है, थोड़ा है, तो आप नंबरिंग से उसे इजीली देख सकते हैं कि वो उसकी उसकी भी मीडियन क्या उसका आ रहा है। उसके बाद मीन, वही जिसने लास्ट टाइम भी बात की थी, इसकी एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या साइज ऑफ डाटा जो भी है उससे आप डिवाइड कर दें, आपके पास मीन आ जाएगा उसका। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में सबसे टॉप पे हमारे पास है रेंज। रेंज वैसे भी हम देखें तो रेंज हमारे पास क्या हो सकती है कि इन जनरल हम बात करते हैं, दैट विल बी हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसी भी डाटा में सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी और उसको आप माइनस कर दें सबसे छोटी वैल्यू से, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अगर किया जाए, यानी एस का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया जाए, तो वो